हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज। देखिए, हम लोग इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ रखे थे कि किसानों को किस तरीके से ब्रिटिश ने किसानों से किस तरीके से अपना फायदा किया, किस तरीके से उस पर टैक्स लगाए जा रहे थे, अलग अलग सिस्टम लाए जा रहे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर अपना हक जमाया। ट्राइबल सोसाइटीज मतलब आदिवासियों के ऊपर। तो हम ये पढ़ चुके थे कि किसानों से, फार्मर्स, पिजान से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया अलग अलग सिस्टम ला करके, जैसे जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड रायतवाड़ी सिस्टम। आज पढ़ेंगे कि ट्राइबल सोसाइटीज के कैसे ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर कैसे अपना हक जमाए। देखिए, हम जानते हैं कि आदिवासियों के लिए जंगल जो है वो जंगल उसका घर है। और आदिवासी जितने भी आदिवासी थे उस टाइम में वो सब सेल्फ सफिशिएंट थे। क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब हुआ कि उसे जितना कुछ चाहिए थी वो सब उसे जंगल से ही मिल जाया करती थी। उसे जंगल से बाहर किसी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो देखिए, वो सब जो जैसे उस टाइम में बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज थे, जैसे गुज्जर थे, कोंड्स थे और भी बहुत सारे थे, तो खासीस वगैरह थे। तो ये सब स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते थे, रियरिंग करते थे एनिमल्स की। क्या करते थे? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। और ये लोग करते थे रियरिंग ऑफ एनिमल। रियरिंग करते थे। देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक जगह जंगल में आग लगाई जाती है, एक बड़े से जंगल में, और उसके बाद 1 साल तक 2 साल तक उस जमीन पर खेती करते हैं। और 1-2 साल के बाद फिर वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह जंगल में आग लगाते हैं और वहां फिर से खेती करते हैं। वो लोग इसी तरीके का लाइफ जीते थे। और कुछ ऐसे रहते थे जो कि रियरिंग करते थे, मतलब अपने जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को पालते थे और उससे जो निकलता था उसी से उसका घर चलता था। अब उससे क्या निकलता था? जैसे देखो कि उल निकल जाता है सीप से, याक से, तो वो सब उल को बेच करके पैसा कमाते थे। इसके अलावा मीट मिलते थे उन लोगों को, मिल्क मिलते थे एनिमल से, उन सबको वो बेच करके पैसा कमाते थे और उसी से अपना पूरा लाइफ स्पेंड करते थे। तो वो सब ऐसे पर ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं बाहर जाना पड़ता था किसी काम करने के लिए, कहीं बाहर से वो पैसे लाते थे। उसे जितने भी कुछ की जरूरत होती थी वो सब उसे सब कुछ वो फॉरेस्ट से ही मिल जाया करती थी। बट जब ब्रिटिश का ध्यान इसके ऊपर गया तो वो सोचा कि अगर ये एक ही जगह, जैसे देखो, ये एक जगह खेती करेगा तब तो इस पर टैक्स लगा सकता है। अब आज इस पर खेती किया, कल इस पर करेगा, परसों इस पर करेगा, किसी दूसरे दिन किसी दूसरे जगह पर करेगा, तो ऐसे में उस पर टैक्स थोड़ी ना लग सकते, क्योंकि टैक्स तो वहीं पर लगेंगे जहां पर एक जगह खेती होगी। तो वो फोर्स करने लगे, ट्राइबल आदिवासियों को वो फोर्स करने लगे कि तुम्हें एक ही जगह रह करके खेती करनी है, तुम्हें स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हम नहीं करने देंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करने देंगे। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को ही हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो बोले कि तुम एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती नहीं कर सकते, तुम्हें एक ही जगह खेती करनी होगी और वो जो खेती करोगे उसका तुम्हें टैक्स हमें देनी होगी। उन्होंने ऐसा बोला ट्राइबल सोसाइटीज को। बट ट्राइबल जो भी आदिवासी लोग थे उन्हें वो इस बात पर बोले कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जमीन जो है वो जमीन सबकी है, ये जो जंगल है वो सबका है, वो पूरे हर इंसान का है। लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो ये किसी की भी जमीन है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। और इसके अलावा ये सब जो थे ट्राइबल बोलते थे कि आई बिलोंग टू द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट बिलोंग टू देम, मतलब कि मैं फॉरेस्ट में रहता हूँ और फॉरेस्ट भी मेरे में रहती है। ऐसा उन लोगों का मानना था। देखिए, इससे क्या हुआ ना कि जो भी ट्राइबल्स थे, हम जानते हैं कि जैसे गांव के एक मुखिया होते हैं, वैसे उस ट्राइबल की, उस आदिवासी का एक चीफ होता है, जो उसे भी मुखिया बोला जाता है, वो चीफ होता है। तो वो जो ब्रिटिशर्स थे वो उस चीफ को, जैसे ये देखिए, ये ट्राइबल का एक ग्रुप है, इसका ये चीफ है। अब इस चीफ पर आकर के ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम ऐसा करो, नहीं तो ये सारे आदिवासियों को, मतलब हम अपने कब्जे में कर लेंगे, तुम हम जैसा तुम्हें बोलेंगे तुम्हें वैसा करनी होगी। और फिर देखिए, ऐसा बोलने पर क्या हुआ कि ये जो चीफ थे वो बोले कि हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को नहीं रोक सकते, हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करेंगे ही। तो बोलेगा अगर तुम करोगे तो हम ये जो फॉरेस्ट है उसे हम स्टेट प्रॉपर्टी बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी। अब देखो स्टेट प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कि वो जमीन सरकार की हो गई। अब जो भी जंगल है वो जमीन सरकार की हो गई, वो जंगल सरकार की होगी। और खासतौर पर ऐसा जमीन, खासतौर पर ऐसा जंगल जिसमें आदिवासी लोग रहते थे और जिसमें मोटे मोटे टिम्बर हुआ करते थे। टिम्बर मतलब कि जिससे बहुत ही ज्यादा लकड़ी निकलते थे। अब देखो लकड़ी का क्या काम था, लकड़ी का काम वो सब ट्रेन का जो स्लीपर वगैरह बनाने में यूज करते थे। अब देखो जब ऐसा बोलते तो वो जो घना जंगल था वहां से आदिवासी लोग उठ के दूसरे जगह चले जाने लगे। बोले कि यहाँ पर रहने में कोई फायदा नहीं है, ये हम लोग को अच्छे से जीने नहीं देंगे, हम लोग किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सब क्या हुआ, उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल के तलाश में चले गए। अब देखो क्या हुआ, पेड़ को काटनी है, पेड़ को काटने के लिए फिर उस लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरूरत है। और उस टाइम में तो ऐसा था नहीं कि मशीन से पेड़ काट दो, मशीन से एक जगह से दूसरी जगह उठा कर लेकर चले जाओ। उस टाइम में हाथ से ही सारे काम हुआ करते थे। तो वो सब जब ट्राइबल वहां से, आदिवासी लोग वहां से चले गए तो वहां पर काम करने के लिए लेबर की दिक्कत हो गई। तो अब फिर वो लोग सोचने लगे और बोले कि तुम लोग यहाँ पर आओ, हम तुम लोगों को लोन भी देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे वहां पर जो लैंड लॉर्ड थे, बहुत सारे जो वहां के मुखिया वगैरह थे, वो सब भी अपने फायदे के लिए, जो सब भी वहां पर ट्रेडर्स थे, व्यापार लोग थे, वो सब उस आदिवासी को बोले कि हम तुमको लोन देते हैं। क्योंकि अब तो ब्रिटिशर उस पर टैक्स लगा चुके थे, मतलब कि तुम्हें टैक्स देनी होगी किसी भी जमीन पर जाकर खेती करो। तो बोले क्या कि हम तुमको लोन देते हैं, इसके अलावा तुम अगर मेरे पास काम करोगे ना तो उसका हम तुम्हें पैसे भी देंगे, मतलब बेच देंगे कि जितने दिन काम करोगे उसके हम तुम्हें पैसे भी देंगे। तो आदिवासी को लगा अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो वो उस ऑफर को मान गए और वो कुछ उससे पैसे भी ले लिए और फिर वहां पर काम भी करने लगे। लेकिन बाद में उसे पता चला कि यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मुझे बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे हैं और उतने पैसे से मेरा घर भी नहीं चल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ऐसे भी किया कि तुम्हें घर भी नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहनी है, यहीं पर काम करनी है और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एक बात बताओ, मैं किसी के घर जाकर रहती हूँ, वहां पर काम करती हूँ, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, क्या उस पैसे का तब मुझे कोई जरूरत रहेगा? कोई जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जहां पर पहुंचाना चाहिए घर पर वहां तो मैं पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ, तो उस पैसे की जरूरत क्या? तो वो बोला क्या कि वो उसे अपने कब्जे में मतलब कर लिया। तुम इंसान भी मेरे हो गए, मैं जो भी करूंगा बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा, तुम्हें यहीं पर रहना है, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब पैसे का उसे कोई जरूरत ही नहीं है, उसका घर जहाँ है वहां पर तो पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। तो ऐसा हो गया था इस टाइम, इसीलिए ना सारे जो भी आदिवासी लोग थे इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी आदिवासी थे ना, वो सब अलग अलग जगह से रिवोल्ट कर दिए। क्या कर दिए? रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब था विद्रोह कर दिए। अब विद्रोह किसके खिलाफ किए? तो वो विद्रोह कर दिए ब्रिटिशर्स, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ अब वो विद्रोह कर दिए। देखिए एक लिमिट समय तक ही कोई किसी को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो भी उल्टा जवाब देने लग जाएगा। तो यही हुआ कि वो उल्टा जवाब देने लगे, मतलब कि वो रिवोल्ट कर दिया। लेकिन उसके रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही आसानी से दबा दिया। लेकिन दबाना अलग बात है और रिवोल्ट करना वो अलग बात है। देखिए संथाल जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहते थे, संथाल ये रेशम की खेती क्या करते थे, मतलब सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करते थे। तो देखिए सिल्क वॉर्म को हम जानते हैं कि उस टाइम में सिल्क वॉर्म का बहुत ही यूरोपियंस अट्रैक्ट हो रहे थे सिल्क वॉर्म से। तो क्या बोलते हैं, ये जो अंग्रेज थे वो ट्राइबल्स को और बहुत सारे पीजांट्स को भी फोर्स करते थे कि तुम रेशम की खेती करो। तो ये लोग ऑलरेडी रेशम की खेती कर रहे थे, तो इसके पास भी बहुत सारे ट्रेडर्स आए, ब्रिटिशर्स आए और वो सब इनसे कोकून खरीदते थे। अब देखिए वो सब जो इनसे कोकून खरीदते थे, वो खरीदते थे 1000 कोकून, 1000 कोकून सिर्फ 3 रुपये में। 3 रुपए में वो लोग 1000 कोकून खरीदते थे और बाहर इसे 5 गुना ज्यादा दाम में, मतलब कि 1000 कोकून वो 15 रुपए में बेचते थे। तो ऐसे करते थे। जब बाद में पता चला संथाल को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने जो उसके पास जो भी ट्रेडर्स आने लगे, बोले कि हमको कोकून दो, मैं बदले में तुम्हें पैसे देता हूँ। वो संथाल लोग उसी अपना दुश्मन मानने लगे और वो भी बाद में रिवोल्ट में शामिल हो गए। तो देखिए ट्राइबल लोगों ने, आदिवासियों ने रिवोल्ट इसलिए किया, विद्रोह इसलिए किया क्योंकि वो होमलेस और जॉबलेस हो गया।
अब देखो होमलेस कैसे हो गया। उन सबका घर क्या है, उन सबका घर फॉरेस्ट है, जंगल उन सबका घर है, लेकिन जंगल उससे छीन लिया जाएगा तो क्या होगा, वो होमलेस होगा ना। तो ऐसे ही वो होमलेस हो गए और जॉबलेस, मतलब कि वो सब जंगल में ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे, रियरिंग किया करते थे और सिल्क वर्म का प्रोडक्शन करते थे। तो पता ही चल गया कि कैसे वो बाहर में उसे बहुत ही कम दामों में खरीदा जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम भी रिवोल्ट करेंगे। तो इसलिए सब इंसानों ने मिलकर के रिवोल्ट करने लग गया, विद्रोह कर दिए। तो सबसे पहले खासीस ने असम से रिवोल्ट किया। असम खासी पर्वत है जो कि असम में है, वहां से, वहां पर ये लोग खासीस रहते थे, वहां से इन्होंने रिवोल्ट किया। और कब किया, तो वो 1829 में किया। अब ये क्यों किया रिवोल्ट, देखिए ये फॉरेस्ट है, ये क्या है, फॉरेस्ट है। और बोला जा रहा था, ब्रिटिशर्स बोल रहा था, मतलब अंग्रेज बोल रहा था कि मैं इस जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, जंगल के बीचों बीच से मैं एक रास्ता बनाऊंगा। अब एक बात बताओ, अगर जंगल में रास्ता बन गए तो क्या आदिवासियों का रहना वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले रहते थे? क्या वो वैसे ही रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो सब हमेशा शांत जंगल में रहते थे। अब वहां से गाड़ी वगैरह जाएगी तो वो सब शांत कैसे रह पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब 1829 में खासी से रिवोल्ट कर दिया। अब देखो ये खासी अकेले ही ने रिवोल्ट की, बहुत सारे वहां पर और भी इंसान और भी बहुत सारे आदिवासी रहा करते थे। तो सारे आदिवासी के चीफ ने मिल करके बात की और सब मिल करके इस रिवोल्ट को गॉज किया। बट इसके रिवोल्ट को ही बहुत ही रूथलेसली दबा दिया गया। नेक्स्ट है कुकीज, जो कि मणिपुर से इस रिवोल्ट को विद्रोह में शामिल हुए थे और वो 1829 में रिवोल्ट किए थे और उसका रिवोल्ट 1815 में दबा दिया गया। 1850 में उसके रिवोल्ट को दबा दिया गया। नेक्स्ट है खोन्स। खोन्स ओडिशा से रिवोल्ट किए थे, जिसे जो कि 1846 में किए थे। इसका भी रिवोल्ट ब्रिटिशर्स ने बहुत ही आसानी से दबा दिया। नेक्स्ट है संथाल। संथाल जो है, संथाल बहुत ही लंबे समय तक रहे, सॉरी वो बहुत कम समय तक रहे, 1855 से 1856 तक ही, मतलब एक साल तक ही वो रिवोल्ट कर पाए और उसके बाद इसके रिवोल्ट को भी दबा दिया गया। ये बीबीआई, ये दोनों, ये और ये दोनों बीबीआई है। देखिए नेक्स्ट है मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर से रिवोल्ट किए थे, जो कि 1831 में किए थे और इसका रिवोल्ट सबसे लंबे समय तक किया चला था। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें एक था मुंडा, हम बिरसा मुंडा हम जानते हैं ना, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को उस टाइम में, ये जो मुंडा है ना, मुंडा का ही मतलब उस टाइम में हीरो था। मुंडा का मतलब होता है हीरो। तो ये जो बिरसा मुंडा था ना, ये उस टाइम के हीरो थे और इन्होंने ये बोले कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम रिवोल्ट करते ही रहेंगे। और ये बचपन से इस रिवोल्ट में, विद्रोह में शामिल हुए थे और जब तक इनकी डेथ हो गई तब तक ये मूवमेंट चलता ही रहा, तब तक ये रिवोल्ट करते ही रहे, विद्रोह करते ही रहे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये जो डेट और टाइम है और कहाँ के थे, ये शायद आप लोगों का मैप में पूछा जा सकता है। सबसे पहले खोकिस जो कि मणिपुर में थे, इन्होंने 1829 में रिवोल्ट किया था, 1850 में दबा दिया गया। खोन्स जो कि ओडिशा में थे, 1846 में वो रिवोल्ट कॉज किए थे। देखिए इसके रिवोल्ट को दबाया ऐसे जाता था ना, देखिए वो सब खाना जो था ना, जो भी ट्राइबल सोसाइटीज थे, जब उनको खाना बाहर से मंगवाना पड़ता था। बाद में जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बंद कर दिया गया तो उसे खाना बाहर से मंगवाना पड़ता था। खाना पानी जो भी कुछ थोड़ा कुछ की चीज की जरूरत होती थी वो उसे बाहर से मंगवानी पड़ती थी। और बाहर से जब वो आना ही बंद हो जाता था ना, तो भूख के कारण मरने लग जाते थे और इससे क्या होता था, वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे। तो ऐसे ही होता था सबके साथ, सबको को दबा दिया, मतलब कि उसे खाना पानी बोला था, कुछ भी बाहर से इसके अंदर नहीं जाएगा, इस जंगल के अंदर। और बाद में वो इंसान जब भूखे रहने लग जाते थे तो उसका चीफ जो है वो खुद को जाकर सरेंडर कर देते थे। तो ऐसे ही करके इसके विद्रोह को बहुत ही आसानी से दबा दिया जाता था। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिए एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।